सर, हमारे इस खास शो शख्सियत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने फर्श से अर्श तक का सफ़र कैसे तय किया? हाँ सही, ये आपका क्वेश्चन बहुत सही है। ये बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि हमारी जो पैदाइश है बिल्कुल ये बाराबंकी का जो एक विलेज है हैदरगढ़ साइड में, रहीमपुर उसको कहते हैं, सिमरावा सिद्धौर जो बीच में पड़ता है सिमरावा, तो वो ऐसा विलेज है कि जहाँ के बारे में कोई जानता भी नहीं है। वहाँ हमारी पैदाइश हुई, लेकिन कहते हैं कि अल्लाह को मंजूर था और इब्तदाई एजुकेशन जो हमारी स्टार्ट हुई फिर वो मदरसे लाइन से हुई है। हमने वहीं से अपनी स्टडी की है ना, हिफ्ज़ किया है हमने, जो कुरान पाक होता है उसको हमने ज़बानी याद किया है। इसके बाद आलिमत का कोर्स होता है, वो भी हमने किया है। तो हमारी पूरी बेसिक एजुकेशन है वो मदरसे से है। तो एक आलिम होने के साथ। सर, आपने मदरसे से पढ़ाई करने के बाद डॉक्टर बन गए, ये कैसे हुआ? हाँ, तो इसमें होता क्या है, बेसिकली हमारे यहाँ एक चीज़ कही जाती है कि जो सबसे अच्छा एजुकेशन जो है, इल्म कहते हैं इसको हम लोग, तो इल्म जो है वो सबसे अच्छा हम लोग कुरान का मानते हैं, जो आसमानी किताब है उसको कहते हैं। दूसरे नंबर पे जो सबसे इम्पोर्टेंट जो इल्म माना जाता है, जो एजुकेशन मानी जाती है, वो मानी जाती है अबदान की। अबदान यानी कि जो हमारी बॉडी होती है उसको हम लोग बदन कहते हैं। तो इल्मुल कुरान और इल्मुल अबदान, तो हमें ये रियलाइज़ हुआ कि हमने एक चीज़ को, जो इल्मुल कुरान है वो तो हमने बहुत अच्छे से स्टडी कर लिया दारुल उलूम देवबंद से। अब हमें दूसरे नंबर पे जो इल्मुल अबदान है उसके बारे में भी पढ़ना चाहिए। लेकिन क्या है कि मदरसे से पढ़ने के बाद हमारे पास अपॉर्चुनिटी इतनी ज़्यादा होती नहीं है। तो एक ब्रिज कोर्स होता है जिसको हम लोग प्रीति के नाम से जानते हैं, तो उसको हमने जामिया हमदर्द से किया और उसके कंप्लीशन के बाद BUMS करके जो है मेडिकल साइंस का एक कोर्स होता है, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, उसको हमने कंप्लीट किया है। और उसके बाद फिर हमने मल्टीपल मास्टर डिप्लोमा और जो है इसी तरीके से सर्टिफिकेट वगैरह हमने किए हैं इनफर्टिलिटी में, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में, और इसी तरीके से फिर ये हमारा सफ़र जारी हुआ और हम आलिम होने के साथ साथ एक डॉक्टर भी बने। आपको कब लगा कि आपको डॉक्टर बनना चाहिए? हाँ, ये चीज़ हमने अभी जैसे मैंने बताई कि ये ड्यूरिंग स्टडी इन माई मदरसा, तो ये चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इल्मुल कुरान है ना, उसको स्टडी करना, उसको पढ़ना, उसको पढ़ने के बाद जब इल्मुल अबदान की तरफ हम आते हैं तो अब जाहिर सी बात है हर चीज़ को पढ़ने का एक तरीक़ा होता है। ऐसे तो हम स्टडी कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी कुछ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको उसकी क्वालिफाइड डिग्री चाहिए और उसको सही से पढ़ना है तो उसके लिए आपको उसके पहले उस क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी आपका एडमिशन होगा। तो उसके लिए जो हमारे पास ऑप्शन था वो था ब्रिज कोर्स, जिसको हम प्रीतिप के नाम से जानते हैं। वो हमने जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी जो दिल्ली में है वहाँ से किया, और उसके बाद वहीं का जो ये ग्रेजुएट कोर्स है BUMS बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, हमने वो भी किया। और उसके बाद मल्टीपल डिग्रीज़ की, जैसे मैंने आपको बताया। तो इस तरीके से ये हमने डिसीज़न लिया कि इल्मुल कुरान के बाद इल्मुल अबदान भी हमें करना है। जी सर, आप किस चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं? अभी फ़िलहाल चूँकि BUMS करने के बाद तो एक जनरल फिजिशियन ही बनते हैं, आमतौर पे वो जनरल प्रैक्टिस करते हैं। वो मॉडर्न साइंस में आजकल लोग ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन हमने अपना फील्ड अलग से बनाया और हमने तहकीक की कि जो चीज़ें यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इम्पॉर्टेंट हैं और जिन चीज़ों को लोग भूलते जा रहे हैं उनको दोबारा से डेवलप किया जाए और सही से उनको जो हक़ है वो दिलाया जाए। तो बेसिकली क्या है कि यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में कुछ ऐसी बीमारियों का ट्रीटमेंट जो है, ऐसी डिज़ीज़ का जो ट्रीटमेंट है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव है, जो दूसरी पैथी में इतना अच्छा नहीं है। तो हमने क्या किया कि इब्तदाई दौर से ही हमने एक अपना रिसर्च का जो तहकीकी जो मिजाज है वो हमारा था ही पहले से, तो हमने वो उन चीज़ों पे डिस्कस करना शुरू किया, रिसर्च करना, तहकीक करना शुरू किया, और नतीजतन आज देखते हैं कि हम ऐसी बीमारियों का ट्रीटमेंट कर पाते हैं उसी यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन से कि जिसमें उसके जो डॉक्टर्स होते हैं वो प्रैक्टिस करना भी पसंद नहीं करते हैं, आमतौर पे वो मॉडर्न साइंस में प्रैक्टिस करते हैं। तो आजकल आप देख ही रहे होंगे कि किस तरीके से हमारे पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह एजोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केसेस जो होते हैं सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के, वो भी क्योर होते हैं। और इसी तरीके से इनफर्टिलिटी के केसेस, मेल सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, फीमेल सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, सभी चीज़ों को हम यहाँ पर देखते हैं। तो ये स्पेशलाइजेशन बेसिकली हमने बहुत सारे मास्टर डिप्लोमा हमने किए हैं, MD किया हमने महात्मा गौतम बुद्ध इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली से, सर्टिफिकेट कोर्सेज हमने किए इनफर्टिलिटी में। इस तरीके से एक स्पेशलाइजेशन हमारा क्रिएट होता है जिसको हम सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और इनफर्टिलिटी के नाम से जानते हैं। तो ये हम गुप्त रोग और बांझपन में ही स्पेशलाइज्ड हैं। सर, आप गुप्त रोग और बांझपन के स्पेशलिस्ट हैं, तो आपको कब ये फील हुआ कि आपको इसी के बारे में पढ़ना चाहिए, इसी में आगे बढ़ना चाहिए, इसी में लोगों की हेल्प करनी चाहिए?
देखिए, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बारे में ये कहा जाता है कि ये एक ऐसी पैथी है कि जिसमें गुप्त रोगों का इलाज बहुत अच्छे से होता है जी। ये चीज़ें कही जाती हैं, लोग जानते भी हैं, लेकिन क्या है कि कोई अच्छे से इसको करने वाला नहीं था। हमने देखा है कि ये जो प्रैक्टिस है आमतौर पे ऐसे लोग करते हैं जो वेल क्वालिफाइड भी नहीं हैं, जो पढ़े लिखे भी नहीं हैं, जो यूनानी के बारे में ज़्यादा जानते भी नहीं हैं। बस ये है कि उनके दादा करते थे तो उनके अब्बू करते थे तो वो लोग भी करने लगे। जो कि प्रैक्टिस करने के लिए क्वालिफाइड भी नहीं है वो लोग करते हैं। और अच्छा, वो लोग करते हैं फिर वो बदनाम करते हैं। जाहिर सी बात, वो प्रॉपर ट्रीटमेंट तो दे नहीं पाएंगे क्योंकि उनको डिजीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है। तो अब क्या है कि कुछ लोगों को फ़ायदा होता है, कुछ लोगों को, ज़्यादातर लोगों को फ़ायदा नहीं होता है, कुछ लोगों को फ़ायदा हो जाता है। अच्छा, जिन लोगों को फ़ायदा होता है वही लोग रेफ़र करते हैं कि आप जाओ वहाँ पर, हमको फ़ायदा हो गया था। अब मैक्सिमम लोगों को तो फ़ायदा नहीं हो रहा है, फिर वो जो बाद में कहेंगे कि अरे यूनानी तो ऐसी है, यूनानी तो वैसी है। तो हमें इस चीज़ का ये था कि जब जो पैथी हमारी इस चीज़ के लिए ख़ास तौर से जानी जाती है, लोग मानते हैं, तो क्यों ना उसको प्रॉपर वे में किया जाए, सही से किया जाए, ताकि ये जो पैथी है उसको फिर से एक तरह से उसको पहचान मिल पाए कि हाँ नहीं, हमारे यहाँ साइंटिफिकली प्रूवन ट्रीटमेंट भी होता है सेक्सुअल डिसऑर्डर्स का, अच्छे से इलाज भी होता है इनफर्टिलिटी का। तो इस तरीके से हम इसका जो है ये करते हैं और काफ़ी ज़्यादा लोगों को फ़ायदा भी होता है। सर, गुप्त रोग और बांझपन का सबसे पहला पेशेंट आपके पास कब आया था? ये जब हम इंटर्नशिप कर रहे थे मजीदिया यूनानी हॉस्पिटल में, तो हमारी आदत थी पहले से ही कि हम डिजीज़ के बारे में बात किया करते थे। बहुत सारी वीडियोस हमारी जो है वायरल हो गई थी यूट्यूब पर, और हम जिसमें बीमारियों के बारे में लोगों को बताया करते थे। तो एक पहला कॉल हमको याद है कि अमरोहा से आया था और उसने हमसे अपनी कुछ बीमारियां डिस्कस की थी। इत्तेफाक से हमें इस बात का ख्याल भी नहीं आया कि वो पेशेंट हमसे ट्रीटमेंट के लिए बात कर रहा है। तो हमें लगा कि नहीं, हाँ सच में तुम जो बता रहे हो, तुमको बीमारी है काफ़ी ज़्यादा, तुम किसी डॉक्टर से बात करो। तो ये चीज़ हमें जहन में भी नहीं आया कि वो हमसे ट्रीटमेंट के लिए बात कर रहा है, बिकॉज हम उस वक्त ट्रीटमेंट किया नहीं करते थे और इंटर्नशिप कर रहे थे। तो इस तरीके से मेरे पास कॉल आया था। उसके बाद इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद कुछ दिनों तक हमने दिल्ली में प्रैक्टिस की। उसके बाद बाराबंकी में ही एक सेंटर हमने ओपन किया था, बाराबंकी नर्सिंग होम के पास, जमरिया नाले के पास। फिर ये अभी हमारा सेंटर ये सिविल लाइंस में है बाराबंकी में। अभी फ़िलहाल हम यहीं कम्प्लीटली प्रैक्टिस करते हैं। अब तो माशाल्लाह बहुत पेशेंट हैं और बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो रहा है सर। जी सर, इतने सफल हो चुके हैं आप, तो इसके पीछे किसी का श्रेय देंगे आप? आपको किसी ने सपोर्ट किया है? हाँ, जाहिर सी बात है, हर आदमी के पीछे किसी न किसी का हाथ ज़रूर हुआ करता है सपोर्ट में। तो कहीं ना कहीं जिन लोगों से हमारी मुलाकात होती गई, बहुत सारे लोगों की उसमें हेल्प रही, और हमारे कुछ दोस्त हमारे जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट रहे, हमारे वालिदैन, हमारे माँ बाप जो हैं, उन लोगों का काफ़ी सपोर्ट रहा। और स्पेशली जो ज़िम्मेदारियाँ होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ज़िम्मेदारियों को समझना, जब आपके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ आती हैं तो आप ख़ुद एक ज़िम्मेदार शख्स बन सकते हैं, लेकिन आपको समझने की ज़रूरत होती है। तो हमारे पीछे भी ज़िम्मेदारियाँ कुछ ऐसी ही आती गई कि जिनको अगर फॉलो करना ही है, ज़िम्मेदारियों को पूरा करना ही है, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ आप वो चीज़ें को अचीव नहीं कर सकते जिनको आप करना चाहते हैं। तो इस तरीके से सपोर्ट भी चीज़ों का रहा पीछे, है ना। बहुत सारे लोग आपके जीवन में होते हैं, हर तरह के होते हैं। कुछ लोग आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं, कुछ पीछे खींचना चाहते हैं। तो हमारी लाइफ में भी इसी तरीके से हर तरह के लोग आए, और सभी लोगों का मैं आभारी हूँ, चाहे जिस तरीके से भी उन लोगों ने किया और उन लोगों ने सपोर्ट किया या पीछे खींचा। ठीक है, सब अपनी जगह पर। आज हम जहाँ पर हैं खुश हैं, और अल्लाह का बड़ा करम हम मानते हैं कि सब ठीक है, और सभी लोगों का शुक्रिया जिन लोगों ने हमें सपोर्ट किया। जी सर, आपके जीवन में कभी ऐसा उतार चढ़ाव आया जिससे आप थोड़ा सा परेशान हो गए हों? हाँ, मेरे जीवन में बहुत मरतबा ऐसा हुआ, और स्पेशली ये जो घरेलू मामलात होते हैं उसमें हम बहुत ज़्यादा परेशान रहे। हमारे घर से हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं दिया गया, और जब हम स्टडी करते थे उस वक्त भी हम फाइनेंशियल काफ़ी ज़्यादा वीक हुआ करते थे। और आप लोगों को काफ़ी हैरत होगी जान करके कि आज इस मुकाम पे आप देखते हैं, और जब स्टडी हम किया करते थे तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल हुआ करता था हमारी लाइफ में। और कुछ लोग, अक्सर लोग हमारे बारे में जानते हैं जो थोड़ा बहुत भी टच में रहते हैं हमारे, कि किस तरीके से हमने स्ट्रगल्स किए हैं। दिल्ली में रह करके भी हमने पार्ट टाइम जॉब्स की हैं, पार्ट टाइम हमने कुछ बिज़नेस भी किए हैं जिनसे हम अपना ख़र्चा चलाया करते। तो फैमिली सपोर्ट नहीं था ज़्यादा, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हुआ करते थे। बहुत मतलब ऐसा फ़ील होता था कि यार स्टडी अब नहीं हो पाएगी, चलो चलते हैं कुछ और करते हैं, नहीं हो पाएगा। लेकिन ज़िम्मेदारी थी, करना था। ये था कि हमने कुरान का इल्म सीखा है तो अबदान का भी इल्म सीखना है, कि हमें डॉक्टर्स भी बनना है, लोगों की सेवा भी करनी है। तो इस हिम्मत को ले करके हम आगे बढ़े, और आज जो भी है आपके सामने है। जी सर, लोगों के अंदर कई बीमारियां होती हैं। अब ये जो गुप्त रोग है, बांझपन है, इससे लोग बहुत ज़्यादा शर्माते हैं, डॉक्टर के पास जाने में झिझकते हैं। तो क्या कोई ऐसा पेशेंट आया है जो बहुत ही ज़्यादा
आपको लग रहा हो कि पूरी चीज़ें बता नहीं पा रहा है और उसका इलाज करने में आपको दिक्कत आ रही हो? देखिए, ये चीज़ ऐसी होती है, जो आपने बताया सही बात है, झिझकते बहुत हैं। ये खूबी डॉक्टर के अंदर होनी चाहिए। जो भी प्रैक्टिशनर हैं, अगर आप डॉक्टर हैं, देख रहे हैं इस चैनल को, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लोग समझिए, पेशेंट अगर आपके पास आ रहा है तो आप पेशेंट से पूछे नहीं कि आपको क्या है। आप ऐसा माहौल क्रिएट करें कि पेशेंट खुद बताने लगे कि मुझे डॉक्टर साहब ये है। आप पेशेंट का एक दोस्त बनकर थी, आपने वो मूवी देखी होगी जिसमें मुन्ना भाई MBBS आई थिंक, जिसमें कहते हैं कि हम पेशेंट को दोस्त नहीं समझते और पेशेंट को नहीं, ये सारी बातें सही, वहाँ तक ठीक हैं, मूवी तक ठीक है। पेशेंट का आप दोस्त बन करके, उसका सपोर्ट बन करके आप सही से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। झिझक बहुत ज़्यादा होती है, लोग आपसे शेयर करना नहीं चाहते हैं। एक तो जाहिर सी बात है, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है कि बहुत सारी गलतियों की वजह से भी ये डिजीज़ हुआ करती हैं, तो उनको लगता है कि हम कैसे बताएं। तो ये चीज़ डॉक्टर का काम होता है कि किस तरीके से पेशेंट की जो झिझक है उसको दूर करना है और कैसे उसका जो डर और खौफ है उसको निकालना है। तो ये चीज़ डॉक्टर के ऊपर होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ जो पेशेंट हमारे आते हैं, अगर आप लोग देख रहे होंगे तो आपको पता ही है किस तरीके से हम बातें करते हैं। और यहाँ भी जो पेशेंट आते हैं काफ़ी ज़्यादा मुतमईन होकर के, सेटिस्फाई होकर के जाते हैं। गूगल मैप पर भी हमारी रेटिंग काफ़ी अच्छी है, हर तरफ लोग अच्छा करते हैं, तो हम काफ़ी टाइम देते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब पेशेंट आपके पास आए तो उसको टाइम देना, सही से उसको डिजीज़ को समझना, उसकी हिस्ट्री ही तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि इस बीमारी में ऐसा कुछ खास है नहीं कि हम उसको एग्जामिन करके फ़ौरन बता देंगे कि आपको ये परेशानी है। इसकी हिस्ट्री से ही हमें सारी चीज़ें निकलती हैं, हिस्ट्री से ही हमें सारी चीज़ों को देखना होता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे पेशेंट में एक हमें याद है, अभी एक पेशेंट आए थे, तो वो कुछ बता ही नहीं पा रहे थे। उनके भाई हमको लेकर आए थे, तो हमने उनको इतना डांटा, उनको फटकारा। इवन हमको इतना गुस्सा आया कि अगर तुम नहीं बताओगे तो हमको मारेंगे भी। उनको इतना डांट वाट करके हमने उनसे सारी चीज़ें निकलवाई कि नहीं, तुम नहीं बताओगे तो हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तो हर तरीके से डॉक्टर्स को प्रिपेयर रहना चाहिए कि नहीं, लेकिन जो पेशेंट आया है उसके बारे में सारी चीज़ें आपको पता ज़रूर, उगलवा ज़रूर लेना है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है जी। सर देखिए, आप इतना ज़्यादा फेमस हो चुके हैं, आप इतने लोगों का इलाज करते हैं। लखनऊ यहाँ से थोड़ी ही दूर है, आपने लखनऊ में अपना सेंटर क्यों ओपन नहीं किया, बाराबंकी में किया? क्या यहाँ से आपको कुछ पर्सनल लगाव है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया आपने। बेसिकली क्या है कि हमारे पास ऑफर्स बहुत पहले से और बहुत जगह से आते हैं। आज भी हमारे पास मल्टीपल मेल्स हमें डेली बेसिस पे मिलती हैं। कभी यूके से हमें ऑफ़र आता है, कभी सऊदी से, कुवैत से, कतर से, एवरी कंट्री। और लोग यहाँ तक कहते हैं कि आप इंडिया में कर क्या रहे हैं, इस तरह की बातें भी करते हैं कि आपकी वैल्यू इंडिया में है ही नहीं। तो आप, जाहिर सी बात है, आपने जो क्वेश्चन किया कि लखनऊ इतना पास है, उसके बावजूद हमने बाराबंकी में किया। वजह क्या है कि पहले हम दिल्ली में रहे और काफ़ी टाइम तक हम देवबंद में रहे। एक जो लगाव होता है मादरे वतन से, मतलब कि हमारी जो हमारा जो वतन है, बिल्कुल है ना, जहाँ हमारी पैदाइश हुई, वो एक लगाव हमें यहाँ पर खींच कर लाया बाराबंकी में। अदरवाइज़ इसके अलावा यहाँ पर कुछ नहीं है, ना ही हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पर कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं बाराबंकी में रहना था। बाराबंकी, जाहिर सी बात है, हमारा जो आबाई वतन है वो तो रहीमपुर है, जैसे हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में, हैदरगढ़ के पास है। तो अब वहाँ तो हम हैं नहीं, हम बाराबंकी सिटी में हैं फ़िलहाल। लेकिन ये है कि एक जो बाराबंकी का नाम हमसे जुड़ा हुआ था, उसी को बाकी रखने के लिए कि नहीं, चलो ठीक है, अब जो भी है बाराबंकी है, अब सारी ज़िंदगी हमें यहीं पे गुजारनी है और यहीं के लोगों की सेवा करनी है। सर, आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आया है जिसका इलाज करने में आपको परेशानी हुई हो? देखिए, एक पेशेंट हमारे थे जिसको हम लोग मैचुरेशन अरेस्ट कहते हैं। वो ऐसा केस लेकर के हमारे पास आए थे। मैचुरेशन अरेस्ट क्या होता है? बेसिकली सीमेन एनालिसिस जब हम कराते हैं तो उसमें ये चीज़ हमें समझ में आती है कि इस पेशेंट को एजोस्पर्मिया है, यानी कि स्पर्म काउंट उसके नील हैं। लेकिन जब हम एडवांस इन्वेस्टिगेशन उसके जब हम करवाते हैं, FNAC करवाते हैं, टीसा जिसको बोलते हैं हम लोग, तो टीसा करवाने पे ये चीज़ पता चलती है कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो है, कंप्लीट मैचुरेशन नहीं हो पा रहा है उसका, मतलब स्पर्म उसके बन नहीं पा रहे हैं। कुछ उसके सेल्स हैं वहाँ पर, बट उसका कंप्लीट स्पर्म वहाँ पर मौजूद नहीं है। तो एक पेशेंट हमारे पास थे दिल्ली के, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा यहाँ पर जी। तो उनको मैचुरेशन अरेस्ट था, बायलेटरल था, उनको वेरिकोसील भी था। ये कॉम्प्लिकेशंस थे उनको कि वेरिकोसील भी है, उसके साथ में टेस्टिकुलर एट्रोफी भी थी उनको, उनके टेस्टिस जो थे वो भी छोटे थे। तो ऐसी सिचुएशन में जाहिर सी बात है, मॉडर्न साइंस में तो कोई इलाज नहीं है। अब ये पेशेंट जब हमारे पास आए थे तो उस वक्त हमको काफ़ी ज़्यादा ये परेशानी हुई थी कि अब इनका इलाज कैसे किया जाए। नहीं, हमें करना भी था। एक ये ज़िद है हमारी कि जो चीज़ नहीं हो पाती है वो हमें करना है। तो फिर उसके बारे में स्टडी की, तहकीक की, ये क्यों होता है, कैसे होता है। तो जब एक चीज़ हमें मिली, कुछ मेडिसिन हमें देखने को मिली यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के लिटरेचर में, जिसमें बताया गया था कि किरम मनी को हम बढ़ा सकते हैं, उनको जो है फिर से क्रिएट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तख्लीक़ किरम मनी, तौलीद किरम मनी करके वर्ड वहाँ पर यूज़ हुए।
तो उन मेडिसिन के कम्बिनेशन जब हमने उनको प्रिपेयर करके दिए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वेरिकोसील ग्रेड 4, टेस्टिकुलर एट्रोफी और इसी तरीके से मैचुरेशन अरेस्ट होने के साथ साथ इस तरह की सिचुएशन थी उनको, और 3-4 महीने के ही ट्रीटमेंट के बाद उनके एक टेस्टिस में कंप्लीट मैच्योर स्पर्मेटोजोआ उनका मिला था। टीसा कराने के बाद हमने उनको मशवरा भी दिया था कि आप इसको फ्रीज करा लीजिए, और अगर ट्रीटमेंट आपका सक्सेस नहीं हो पाता है तो आप इसको जो है IVF के थ्रू आप एटलीस्ट बाप तो बन सकते हैं, ये एक बेबी का जो सुख होता है वो तो आपको मिल सकता है। तो ये पेशेंट जो थे स्टार्टिंग में तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई थी, बट अब ये चीज़ें धीरे धीरे हैबिचुअल होती जा रही हैं। अब इस तरह से कोई परेशानी नहीं होती। मैचुरेशन रिस्क के पेशेंट जब आते हैं हमारे पास तो उनका ट्रीटमेंट हो जाया करता है। जी सर, मैं आपसे एक पर्सनल सवाल करना चाहूँगी, क्योंकि देखिए मैं मीडिया में हूँ, तो ऐसे कई खबरें आती हैं जिसमें हस्बैंड वाइफ आपस में लड़ाई झगड़े करते हैं, जो जैसे कि लेडीज़ प्रेग्नेंट नहीं होती हैं तो आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं कि हस्बैंड कहता है कि आपके अंदर कमी, वाइफ कहती है आपके अंदर कमी। तो इस मामले को कैसे सॉल्व किया जाए? देखिए, लड़ाइयाँ जो घरों में होती हैं आमतौर पे हस्बैंड वाइफ के दरमियान, उसके मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। एक ये जो टॉपिक है कि अगर इनफर्टिलिटी है तो इनफर्टिलिटी की वजह से भी उनके अंदर लड़ाई झगड़े हो सकते हैं जी। इनफर्टिलिटी डायरेक्टली आजकल का हमारे यहाँ जो कल्चर है, स्पेशली हिंदुस्तान में जब हम देखते हैं तो यहाँ पर अगर किसी को बच्चे नहीं हो रहे हैं तो डायरेक्टली उसका ब्लेम जो है फीमेल को दे दिया जाता है। हमने बहुत मर्तबा जब भी हमको मौका मिला है ये बात हमने की है कि फ़ीमेल को डायरेक्टली ब्लेम देना बिल्कुल सरासर गलत है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम आजकल हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर सीवियर केसेस जो हमारे पास आते हैं वो मेल इनफर्टिलिटी के आते हैं। तो कभी भी किसी को ब्लेम नहीं देना चाहिए इस तरीके से। इनफर्टिलिटी अगर है किसी को तो मेल की वजह से भी हो सकती है, फीमेल की वजह से भी हो सकते हैं, या दोनों ही पार्टनर में कुछ इश्यूज हो सकते हैं। अब आप लोगों को ठंडे दिमाग से ये सोचना चाहिए कि अगर आपके अंदर इश्यूज हैं तो वो क्या हैं और उनका ट्रीटमेंट कहाँ पर अच्छा है, आप लोग उसके ट्रीटमेंट के लिए कोशिश करें। लड़ाई झगड़े से कुछ होने वाला नहीं है। एक बात तो ये कि ये टॉपिक था कि इनफर्टिलिटी है उसकी वजह से लड़ाई। आमतौर पे हम ये देखते हैं कि उनके बच्चे भी हैं, सब कुछ हैं, लेकिन फिर भी उनके घरों में लड़ाइयाँ होती हैं, और पति पत्नी वाला जो रिलेशनशिप है, मेल हस्बैंड और वाइफ वाला, कहीं ना कहीं वो इतना हैप्पीनेस वाला आजकल दिखाई नहीं देता है। तो इसके पीछे का जो रीज़न हम देखते हैं, आमतौर पे सेक्सुअली सेटिस्फेक्शन का ना हो पाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आमतौर पे क्या होता है कि मेल में सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं, कुछ ना कुछ इश्यूज़ होते हैं, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, जिस तरीके से फीमेल को एक सुख मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, जिसके नतीजे में उसके अंदर चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा होता है। वो हर वक्त जो है चिड़चिड़ापन है उसके अंदर, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। अब जाहिर सी बात है मेल हैं तो उनके अंदर एक अलग ही अपना एटीट्यूड है कि नहीं हम तो मेल हैं, तो ये चीज़ नहीं। आपके अंदर अगर इश्यूज़ हैं वो कहाँ पर हैं, कहाँ पर आप लैकिंग हैं, उन सारी चीज़ों को सही से आइडेंटिफाई करिए आप, और सही से उसको समझने की कोशिश करिए। और अगर आपके अंदर कुछ इश्यूज़ हैं कि आप अपने फीमेल पार्टनर को सेक्सुअली सेटिस्फेक्शन नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हैं, तो आप इसके जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं आप उनसे कंसल्ट करिए और इस इश्यूज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश करिए। तो ये जो फैमिली में इश्यूज़ हैं ये सारे रिजॉल्व हो जाएंगे, और जो आपस में लड़ाइयाँ झगड़े होते रहते हैं ये सारे के सारे ख़त्म हो सकते हैं। जी सर, आखिरी सवाल आपसे, आपने मदरसे से पढ़ाई करने के बाद डॉक्टर बने हैं, तो मदरसे से जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए कुछ मशवरा देना चाहेंगे आप? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने पूछ ली। होता क्या है कि मदरसे में रह करके हम लोग बहुत ज़्यादा अपने आप में लिमिटेशन में रखते हैं अपने आप को। हम ये सोचते हैं कि नहीं कि सिर्फ हमारा जो मकसद है वो सिर्फ वही है कि हम मदरसे में ही रह करके पढ़ाएं या फिर मस्जिद में खिदमत अंजाम दें। देखिए, वो चीज़ ठीक है, आप वो भी करें, अच्छा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वही करें। आपने जो कुछ अचीव किया है, जो हासिल किया है, उसको फॉलो करते हुए आप दूसरी तरफ भी जा सकते हैं, दूसरे फील्ड में भी जा सकते हैं और लोगों की खिदमत कर सकते हैं। ये भी खिदमत का एक तरीक़ा है। ये तो आप लोग काफ़ी कुछ कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और जिनको फॉलो करके आप आगे डॉक्टर्स बन सकते हैं, इंजीनियर्स बन सकते हैं, वकील बन सकते हैं, एडवोकेट बन सकते हैं, है ना, जज बन सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। तो आप अपने आप में लिमिटेशन मत रखिए। बहुत सारी तंजीमें, बहुत सारे इदारे हैं जो इन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराते हैं। आप लोग उनसे कांटेक्ट करिए और सही से आप अपने आप की जो काबिलियत है, जो आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं, उनको पहचानने की कोशिश करिए और आप अपने आप को लिमिटेड मत रखिए किसी भी चीज़ में। आगे बढ़िए, तरक्की करिए, ख़ुद का नाम रोशन करिए, देश का नाम रोशन करिए और देश की तरक्की में कहीं ना कहीं सपोर्ट करिए आप लोग। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज़्यादा जानकारी के लिए। शुक्रिया, थैंक यू।
देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बानी। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। माँ सरस्वती शिक्षण संस्थान मदुरी, राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहां होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें और अपने बच्चों को दिलाएं बेहतर शिक्षा। जिला खीरी, उत्तर प्रदेश। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। babaSahebShadi.com, ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। दशकों से प्रयागराज के विश्वसनीय शैक्षणिक संस्थानों में से एक वैभव क्लासेस, जहां मिलता है शिक्षा का बेहतर एनवायरनमेंट अनुभवी शिक्षकों के साथ। पता नियर ऑटो सेल्स बिल्डिंग, सिविल लाइंस, प्रयागराज। वॉलपेपर की बेहतरीन डिजाइन के साथ इंटीरियर और एक्सटीरियर के कार्यों का बेहतरीन अनुभव। केसरवानी पेंट्स एंड हार्डवेयर। पता जवाहरलाल नेहरू रोड, निकट पार्वती हॉस्पिटल, प्रयागराज। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल JK पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 3938882172। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय, गोला कस्ता रोड, उमरपुर, लखीमपुर खीरी। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। प्रयागराज में पहली बार जर्मन टेक्नोलॉजी तकनीक के द्वारा महिलाओं की शारीरिक और मानसिक तकलीफों से छुटकारा पाए। शकुंतला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। पता 3B ताशकंद मार्ग, सेंट जोसेफ कॉलेज के सामने, निकट भार्गव बुक डिपो, प्रयागराज। आपका स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी, बेहतर इलाज वो भी अनुभवी डॉक्टर्स के साथ। भारत हॉस्पिटल, जहां मिलती है आपको बेहतर हेल्थ फैसिलिटी, 24 घंटे इमरजेंसी वार्ड की सुविधा। डॉक्टर आलम खान कंसल्टेंट फिजिशियन, डॉक्टर तम्मार अली कंसल्टेंट फिजिशियन। पता तहसीनगंज चौराहा, हरदोई रोड, लखनऊ। फोन नंबर 9185876246, 918577092786। आपकी जिंदगी अनमोल है, इसकी सुरक्षा करें। जब बात हो आपकी स्वास्थ्य की तो फिर समझौता कैसा। जी हाँ, आपको हर बीमारी से बचाने के लिए आ गया है लखनऊ नेशनल हॉस्पिटल, जहां मिलती है आपको ICU और NICU की सुविधा, बेहतरीन मेडिकल इक्विपमेंट्स के साथ, वो भी 24 घंटे मेडिकल सुविधा के साथ, वो भी अनुभवी डॉक्टरों की देखरेख में। पता नेशनल कॉम्प्लेक्स नियर सुन्नी इंटर कॉलेज, टुंडियागंज, लखनऊ। मोबाइल नंबर 7991223444।